नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम अध्ययन करते हैं वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर शिक्षा। तो आइए अध्ययन करते हैं वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर शिक्षा। सामान्य रूप से पूरे विश्व में जब हम शिक्षा प्रणाली के ऊपर दृष्टिपात करते हैं या उसका अवलोकन करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि यदि प्राचीन काल को और मध्यकाल को छोड़ दिया जाए या वर्तमान समय में भी अगर कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो शिक्षा प्रमुख रूप से सामूहिक रूप में दी जाती है, क्योंकि शिक्षा एक व्ययसाध्य प्रक्रिया है और शिक्षा के ऊपर बहुत सारा व्यय करना पड़ रहा है। तो व्यक्तिगत शिक्षा के बारे में या वैयक्तिक शिक्षा के बारे में चर्चा करना या उसकी परिकल्पना को साकार करना एक कठिन कार्य है, लेकिन शिक्षा मनोवैज्ञानिक या शिक्षाविद ये मानते हैं कि शिक्षा जो है वो वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित होना चाहिए और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध किया जा चुका है कि वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर ही हमें शिक्षा देनी चाहिए। सभी को या सभी अधिगमकर्ता या विद्यार्थियों को हम एक लीक पर चलने के लिए प्रेरित या बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता की अवधारणा हमको ये बताती है कि प्रत्येक बालक भिन्न है, अद्वितीय है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। प्रत्येक बालक विशेष है, तो उसके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो वैयक्तिक भिन्नता के बारे में मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा ये ज्ञात हो चुका है कि यदि वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रणाली का संचालन किया जाता है तो वो शिक्षा प्रणाली छात्रों के विकास में, उनके अधिगम प्रक्रिया में ज्यादा सहायक होती है। छात्रों का बहुमुखी या उनके व्यक्तित्व का विकास करने में या उनमें कौशल, दक्षता, प्रवीणता या उनकी मानसिक योग्यताओं का विकास करने में वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित शिक्षा प्रणाली ज्यादा सार्थक होती है, ये सिद्ध किया जा चुका है। तो अब एक समस्या प्रश्न के रूप में या समस्या उत्पन्न होती है कि आखिर हम अपनी शिक्षा प्रक्रिया का संचालन किस प्रकार से करें, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया एक व्ययसाध्य प्रक्रिया है और आज के संदर्भ में तो कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत शिक्षा देना बहुत ही कह लीजिए तो व्ययसाध्य हो सकता है, जो प्रत्येक अभिभावक या प्रत्येक समाज या समुदाय या राष्ट्र के बस की बात नहीं है कि वो वैयक्तिक शिक्षा की व्यवस्था कर सके। लेकिन बहुत सारी ऐसी विधियां हैं या ऐसे प्रावधान हैं जिनका उपयोग करके वैयक्तिक भिन्नता की अवधारणा को हम अपनी शिक्षा प्रक्रिया में स्थान दे सकते हैं और वर्तमान शिक्षा प्रणाली को ही अगर हम वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित रखते हुए शिक्षा प्रक्रिया का संचालन करें या अधिगम प्रक्रिया का संचालन करें तो हमारी शिक्षा प्रक्रिया ज्यादा सारगर्भित, ज्यादा सार्थक और बालकों के या अधिगमकर्ताओं के चतुर्दिक या बहुमुखी विकास को करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता की जो अवधारणा है वो बालकों के व्यक्तिगत विकास या उनकी अवस्था, व्यक्तिगत विकास की अवस्था, उनकी अभिरुचि, उनकी अभिवृद्धि, उनकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता के आधार पर दी जानी चाहिए, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया जो है वो ज्यादा लाभदायक हो सके, उससे जो आउटपुट निकलने वाला है वो ज्यादा सार्थक हो सके, ज्यादा सारगर्भित हो सके। तो आइए वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम किस प्रकार से संचालित कर सकते हैं या हमें कैसे संचालित करना चाहिए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो पहला जो बिंदु है जिसको हम वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर शिक्षा प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं वो है छात्र वर्गीकरण। छात्र वर्गीकरण। ध्यान देने वाली बात यह है
कि वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर हम छात्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं और करते हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि छात्र वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है वो किसी न किसी रूप में वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित है, और छात्रों में जो हम अनुवर्ग या वर्ग बनाते हैं या सेक्शन बनाते हैं, आ वर्ग, बा वर्ग, सा वर्ग, दा वर्ग, तो वो प्रायः उनकी बुद्धिलब्धि या योग्यता या अभिरुचि को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। तो छात्रों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित होता है। इससे शिक्षा प्रक्रिया का संचालन करना, पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन करना या छात्रों को उत्प्रेरित करना सरल हो जाता है, क्योंकि जब छात्रों का वर्गीकरण कर लिया जाता है, चाहे रुचि के आधार पर, चाहे उनकी योग्यता या मानसिक क्षमता के आधार पर और या आयु के आधार पर, तो एक क्लासरूम के बालकों में जितनी अधिक समरूपता होती है तो उनके आधार पर बालकों को शिक्षा प्रदान करना सरल हो जाता है। और आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है कि वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर, चाहे वो अभिरुचि के आधार पर हो, चाहे आयु के आधार पर हो और चाहे मानसिक योग्यता के आधार पर हो, तो छात्रों का जब वर्गीकरण कर लिया जाता है और ये वर्गीकरण करने के उपरांत छात्रों को शिक्षा प्रदान करना या शिक्षा की प्रक्रिया संचालित करना जो है वो ज्यादा सरल या उपयोगी हो जाता है। और ये उपयोगी जो छात्र वर्गीकरण है ये आयु के आधार पर किया जा सकता है, आयु के आधार पर, और इसके अतिरिक्त अभिरुचि के आधार पर किया जा सकता है, और इसके आधार पर तीसरा है मानसिक योग्यता के आधार पर, और मानसिक योग्यता के आधार पर इस तरह से किया जा सकता है आयु के आधार पर, प्रायः 9 वर्ष के बालकों के लिए, 9 वर्ष से 13 वर्ष के बालकों के लिए अभिरुचि के आधार पर, और 13 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को मानसिक योग्यता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से वर्गीकृत किए जाने पर शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा सफल और सार्थक हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि छात्र वर्गीकरण जो है वो वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित होता है, जिससे शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा सार्थक हो सकती है और हो जाती है। तो इसको हमें अपनी शिक्षा की प्रक्रिया में अपनाना चाहिए या ऐसी शिक्षा प्रणाली का आयोजन करना चाहिए जिसमें छात्रों का वर्गीकरण करते हुए उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और तीसरा है व्यक्तिगत शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण की व्यवस्था। ध्यान देने वाली बात यह है कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारी ऐसी शिक्षा व्यवस्थाएं या प्रणालियां विकसित की गई हैं जो कि वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित हैं, जैसे किंडरगार्टन योजना, मॉन्टेसरी योजना, डाल्टन योजना, विदेटिका योजना। ये सारी योजनाएं या शिक्षा प्रणालियां जो है व्यक्तिगत भिन्नता को ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं और बताती हैं, चाहे वो किंडरगार्टन हो, चाहे मॉन्टेसरी प्रणाली हो या विदेटिका प्रणाली हो, इनके द्वारा या डाल्टन योजना हो, ये जो शिक्षा की प्रणालियां हैं इनके द्वारा बालकों को वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर सिखाया जाता है, जिससे बालक जब अपनी रुचि और अपनी अभिक्षमता के अनुसार सीखते हैं तो उनके सीखने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा सरल, सारगर्भित, सुबोध हो जाती है और सीखा गया ज्ञान जो है वो अस्थायी हो जाता है। और सीखा गया ज्ञान यदि अस्थायी हो जाता है तो वो व्यवहार का अंग बन जाता है, और व्यवहार का अंग बन जाता है तो समस्याओं के समाधान करने में वो क्या होता है, सहायक होता है। और फिर तीसरी जो विशेषता या बिंदु हम कह सकते हैं उसे कह सकते हैं कक्षा का सीमित आकार, कक्षा का या क्लासरूम का सीमित आकार। वैयक्तिक भिन्नता ने हमको बताया कि प्रत्येक बालक जो है वो अलग है या भिन्न रुचि, भिन्न क्षमता वाला है, अभियोग्यता वाला है। इसलिए आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों के पश्चात पूरे विश्व में ये अवधारणा व्याप्त हो चुकी है कि क्लासरूम का जो आकार है उसमें छात्रों की संख्या जो है वो सीमित होनी चाहिए। कहा जाता है कि यदि बालक जो है वो छोटी आयु के हैं तो 20 संख्या होनी चाहिए, और बड़ी संख्या होने पर 40 और फिर 60 संख्या कर दी जाती है बड़ी क्लासों में।
तो ये जो हम कहते हैं कि क्लासरूम का सीमित आकार, तो ये वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रख करके ही व्यवस्था बनाई जाती है। और यदि क्लासरूम का सीमित आकार है तो निसंदेह रूप से शिक्षक को अपने छात्रों के ऊपर व्यक्तिगत ध्यान देना संभव हो पाता है। बहुत बड़ी क्लास कर देना या बहुत सारे विद्यार्थियों को एक क्लास में प्रवेश दे देने पर शिक्षक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमता या उनकी अभिरुचि, उनकी अभिवृद्धि, उनकी मनोदशा इत्यादि पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण सीखने और सिखाने की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में बाधित होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षा व्यवस्था के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमें ये जानने और समझने का सुअवसर प्राप्त होता है कि व्यक्तिगत भिन्नता को आधार मानते हुए ही शिक्षा प्रणाली या शिक्षा प्रक्रिया में क्लासरूम के आकार को सीमित किया गया है। और ये बताया गया है कि यदि क्लासरूम का आकार सीमित होता है तो शिक्षक के द्वारा बालक पर या अधिगमकर्ता पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है। और अगर शिक्षक के द्वारा व्यक्तिगत ध्यान दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावकारी हो सकती है। और अगला जो बिंदु हम ले सकते हैं अपने व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा प्रणाली में, वो है गृह कार्य की योजना या गृह कार्य दिया जाना, जो भी कहते हैं कि गृह कार्य जो है विद्यार्थियों को इसलिए दिया जाता है कि वो सीखे गए ज्ञान को अधिक अच्छे ढंग से धारण कर सके और जो क्लासरूम में पढ़ाया गया है उसको उन्होंने कितना धारण किया है या ग्रहण कर लिया है, इस बात का परीक्षण किया जा सके। तो गृह कार्य या होमवर्क जो है ये वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित होना चाहिए। वैयक्तिक भिन्नता की अवधारणा हमको बताती है या संकेत करती है कि एक प्रतिभाशाली बालक को, एक औसत बालक को और एक औसत से निम्न बालक को गृह कार्य या होमवर्क देते समय हमें उनकी योग्यता, क्षमता, अभिरुचि को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम इसको ध्यान में रखते हुए होमवर्क प्रदान करते हैं या देते हैं तो निश्चित रूप से अधिगम प्रक्रिया ज्यादा प्रभावकारी होगी। यदि सभी को समान रूप से गृह कार्य दिया जाता है या पूरी क्लास को एक ही होमवर्क दिया जाता है तो वास्तव में हम कह सकते हैं होमवर्क दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। और होमवर्क दिए जाने का औचित्य इसलिए नहीं है कि प्रतिभाशाली बालक तो उसे सीख चुके हैं, उसको जान चुके हैं। औसत विद्यार्थी हो सकता है होमवर्क करके लाए, लेकिन जो औसत में निम्न विद्यार्थी हैं जो थोड़ा परिश्रम किए जाने पर सीखते हैं तो उनके लिए तो गृह कार्य का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए कहा जाता है गृह कार्य शिक्षक के द्वारा देते समय विद्यार्थियों की वैयक्तिक भिन्नता अर्थात उनकी अभिरुचि, अभिक्षमता और उनकी योग्यता और उनकी क्षमता इत्यादि को ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगला जो बिंदु हम अपने उसमें ले सकते हैं अध्ययन में, वो है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण। वैयक्तिक भिन्नता हमको ये बताती है कि पाठ्यक्रम एक नहीं होना चाहिए। एक ही पाठ्यक्रम में सभी विद्यार्थियों को एक ही तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता। तो फिर क्या हमको ज्ञात होता है वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन के द्वारा? वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन के द्वारा हमको ये ज्ञात होता है कि बालकों की क्षमता, उनकी अभिरुचि, उनकी मनोवृत्ति, उनकी आयु और शारीरिक मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम विभिन्नीकरण अर्थात अलग अलग होना चाहिए। किसी की रुचि किसी पाठ्यक्रम में हो सकती है तो किसी की रुचि किसी पाठ्यक्रम में हो सकती है। और ये कहा जा रहा है कि एक ही पाठ्यक्रम सभी विद्यार्थियों के लिए लाभकारी या प्रभावकारी नहीं होता है। तो वैयक्तिक भिन्नता हमको ये ज्ञात कराती है या बोध कराती है कि वास्तव में पाठ्यक्रम में जितना अधिक विभिन्नीकरण होगा उतना ही अधिक शिक्षा प्रक्रिया जो है वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, बालक के लिए,
समुदाय के लिए, सभी के लिए लाभदायक होगी। जैसे पाठ्यक्रम में विभिन्नीकरण के द्वारा हम व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, छात्रों में रोजगार की सृजन की भावना उत्पन्न कर सकते हैं, छात्रों में कौशल की भावना, कौशल आत्मसात करा सकते हैं, उनको दक्ष बना सकते हैं, प्रवीण बना सकते हैं। तो वैयक्तिक भिन्नता हमको ये बताती है या बोध कराती है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विभिन्नीकरण या पाठ्यक्रम में विभिन्नीकरण, विविधता लानी चाहिए, अलग अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिससे छात्र जो हैं वो अपनी अभिरुचि, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सके और अधिक से अधिक अचीवमेंट या उपलब्धि अर्जित कर सके। तो इसके पश्चात हम अगला बिंदु ले सकते हैं, पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन। पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों का चतुर्दिक विकास या बहुमुखी विकास नहीं होता है, वरन आज की शिक्षा प्रणाली में ये माना जाता है कि बालकों का चतुर्दिक विकास करने के लिए पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन होना आवश्यक है। और पाठ्य सागामी क्रियाएं कैसी आयोजित होनी चाहिए? एक रूपता से परिपूर्ण नहीं होनी चाहिए, वरन विविधता से परिपूर्ण होनी चाहिए। और ये विविधता से परिपूर्ण पाठ्य सागामी क्रियाएं तब होगी जब बालकों की वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखा जाएगा। और अगर बालकों की वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं किसी विद्यार्थी के लिए क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन अच्छा होता है, तो किसी के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन अच्छा होता है, किसी के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन अच्छा होता है, तो किसी के लिए गीत संगीत या नाटक का आयोजन होता है। हर बालक में कोई ना कोई प्रतिभा या कोई ना कोई कला या कोई ना कोई क्षमता निहित होती है। तो पाठ्य सागामी क्रियाओं के आयोजन के द्वारा बालकों की वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर उस क्षमता को प्रकटीकरण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि बालकों को एक प्रकार से पाठ्य सागामी क्रियाओं के द्वारा अपनी अभिरुचि को, अपनी सृजनात्मक क्षमता को मुखरित करने का या प्रकट करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन जब विविधता पूर्ण होता है, तो हम कह सकते हैं कि बालकों को अपनी सृजनात्मक क्षमता, अपनी खोज एवं अन्वेषण की क्षमता, या कह सकते हैं कि उनके अंदर विभिन्न जो क्षमताएं निहित हैं उनको प्रकट करने का, विकसित होने का, पोषित होने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो ये पाठ्य सागामी क्रियाएं हमें वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित रखनी चाहिए, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि बालकों का चतुर्दिक या बहुमुखी विकास किया जा सके। और अगला बिंदु हम ले सकते हैं विशेष शिक्षा का प्रबंध। विशेष शिक्षा का प्रबंध। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक बालक अद्वितीय है या विशिष्ट है, तो प्रत्येक बालक को एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली से हम नहीं पढ़ा सकते। हमको ये बताया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा, और शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से हमको ये ज्ञात होता है कि प्रत्येक बालक को एक ही शिक्षण विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता, उनके लिए विशेष शिक्षण का प्रबंध करना चाहिए या विशेष शिक्षा का। जैसे आज के समय में हम कह सकते हैं निदानात्मक शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण या उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण, ये चिकित्सा शास्त्र से शब्द हमारे शिक्षा प्रणाली में लिए गए हैं, और इनकी आवश्यकता विशिष्ट बालकों को पड़ती है। उन बालकों को जो प्रायः किसी न किसी समस्या से ग्रस्त रहते हैं या कोई ना कोई उनकी परेशानी होती है, तो उन बालकों की परेशानी या दुविधा या संकोच का अध्ययन पहले किया जाता है, जिसको कहते हैं निदान करना, निदानात्मक। और फिर निदान का जब कर लिया जाए तो उपचारात्मक, फिर उसका उपचार किया जाना। तो आज के संदर्भ में कहा जा सकता है कि बालकों के लिए अलग अलग शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित शिक्षा प्रणाली का एक अंग है। और इसके अतिरिक्त जो अगला बिंदु हम ले सकते हैं, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधियों का चयन या शिक्षण
विधियों में परिवर्तन, ये भी कह सकते हैं शिक्षण विधियों में परिवर्तन। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा या मनोवैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा ये साबित किया जा चुका है कि शिक्षण विधियां लोकतांत्रिक होनी चाहिए और वो शिक्षण विधियां होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक को सक्रिय होने का, सहभागी होने का सुअवसर प्राप्त हो। और सक्रिय होने का, सहभागी होने का बालक को सुअवसर तब प्राप्त होता है जब शिक्षण विधियों का चयन उनकी रुचि के अनुसार, उनकी अभिक्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि एक ही शिक्षक के द्वारा एक ही विषय को पढ़ाते समय अलग अलग बालकों को या उनकी वैयक्तिक क्षमता या अभिक्षमता, योग्यता को ध्यान में रखते हुए, जिसको हम साधारण अर्थ में वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं, उनके लिए शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए और उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधियां प्रजातांत्रिक हो, छात्रों को कार्य करने का या उन्हें सक्रिय बनाने का उपक्रम करती हो और उन्हें अधिकाधिक सक्रिय बनाती हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान समय में कहा जाता है शिक्षक को केवल अपने छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए। सीखना तो विद्यार्थियों को है, तो उन्हें कार्य करने देना चाहिए। तो ऐसी शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए जिसमें विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सक्रिय बनने का सुअवसर प्राप्त हो सके। वो अपनी सोच, अपनी समझ, अपने पूर्व अनुभव, जिसको हम पूर्व ज्ञान कहते हैं, को व्यक्त कर सके और उसके साथ साथ नवीन ज्ञान को सीख सके। तो ऐसी शिक्षण विधियों का चयन शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए, वैयक्तिक भिन्नता को आधार मानते हुए या ध्यान में रखते हुए, जिससे बालकों को अधिक से अधिक सीखने का सुअवसर प्राप्त हो, या हम कह सकते हैं कि बालकों को अधिक से अधिक सक्रिय बनाया जा सके। और वैयक्तिक भिन्नता का जो अगला बिंदु हम ले सकते हैं, वो वैयक्तिक भिन्नता का अगला बिंदु ये है कि बालकों के बारे में अधिकतम जानना या अधिक जानना। बालकों के बारे में अधिक जानना। कहा जाता है, रूसों के द्वारा ये बात बहुत पहले कही गई है कि विद्यार्थी या अधिगमकर्ता या छात्र वो पाठ्य पुस्तक है जिसे प्रारंभ से लेकर अंत तक एक शिक्षक को पढ़ना चाहिए। तो एक शिक्षक को प्रारंभ से लेकर यदि अपने विद्यार्थी को पढ़ना है अर्थात जानना है, हम अपने विद्यार्थी को या अपने छात्र को जितना अधिक जानेंगे, जितना अच्छे ढंग से जानेंगे, उतना ही हमारा शिक्षण प्रभावोत्पादक या लाभकारी या कारगर या उत्पादनशील हो सकता है। और आज के संदर्भ में तो कहा जा सकता है कि शिक्षण जो है या पूरी की पूरी शिक्षा प्रक्रिया या प्रणाली जो है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। और इस उद्देश्य की या शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति तभी हम कर सकते हैं जब हम अपने विद्यार्थियों के बारे में अधिक से अधिक जाने। और विद्यार्थी के बारे में हम जब जानते हैं, वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हैं, तो फिर हम अपने विद्यार्थी की अभिरुचि के बारे में जानते हैं, अपने विद्यार्थी की समझ के बारे में जानते हैं, उसके पूर्व ज्ञान के बारे में जानते हैं, उसके सीखने के तरीके के बारे में जानते हैं, उसकी पारिवारिक और सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। और जब तक हम इन चीजों के बारे में जान ना लें, तब तक हम अपने विद्यार्थी को या अधिगमकर्ता को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। और अच्छी शिक्षा पे यहाँ पर तात्पर्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है कि सर्वप्रथम हम अपने विद्यार्थी के बारे में जानें। और विद्यार्थी के बारे में हम जितना अधिक जानते हैं, उतना ही हमें ये बोध होता है कि विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता एक सार्वभौमिक तथ्य है और दी जाने वाली शिक्षा इस वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित
होनी चाहिए। और जितना अधिक हम अपनी शिक्षा प्रक्रिया को वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित बनाते चले जाते हैं, उतना ही हमारी शिक्षा प्रक्रिया जो है वो ज्यादा लाभदायक या सारगर्भित होती चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर हमको ये ज्ञात होता है या बोध होता है कि हम अपने विद्यार्थियों या बालकों के बारे में अधिक से अधिक जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। और जितना अधिक हम जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही अधिक हम शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित कर सकते हैं, उन्हें सीखने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। और जितना अधिक हम उत्साहित और अभिप्रेरित कर लेते हैं, उसी के अनुपात में हमारे विद्यार्थी सीखते चले जाते हैं। और अगला बिंदु हम ले सकते हैं कि शारीरिक दोषों के प्रति सजगता। शारीरिक दोषों के प्रति सजगता। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम वैयक्तिक भिन्नता पर ध्यान देते हैं, तो हमें अपने समाज में कुछ ऐसे बालक या विद्यार्थी मिलते हैं अपने शिक्षण प्रक्रिया में, विद्यालय में, जिनमें कुछ शारीरिक दोष होते हैं। ये शारीरिक दोष किसी छात्र में दृष्टि दोष हो सकता है, किसी में श्रवण दोष हो सकता है, किसी में उच्चारण करने या हकलाने का दोष हो सकता है। कई बालक जो होते हैं वो शारीरिक रूप से बड़े कोमल होते हैं, कई बालक जो होते हैं शारीरिक रूप से या उनके शरीर का कोई अंग जैसे कान है, नाक है, आंख है या गाल है, ये सारे बड़े संवेदनशील होते हैं। तो जितना अधिक हम वैयक्तिक भिन्नता के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, तो हमें ये ज्ञात होता है कि मनुष्य में या बालकों में, अधिगमकर्ता में कुछ शारीरिक दोष होते हैं, तो उनके प्रति हम सजग होते हैं। और सजग होने का एक उदाहरण देखिए, हम क्या कर सकते हैं। जिस बालक में दृष्टि दोष है, उसे अगली पंक्ति में बैठाएं, या जहां से उसे ब्लैक बोर्ड अच्छे ढंग से दिखाई देता है, वहां पर हम बालक को बैठने के लिए प्रेरित करें या प्रोत्साहित करें। जिस बालक को थोड़ा कम सुनाई देता है, उसे आगे की क्लास में हम बैठाने का प्रयत्न करें। जो बालक संकोच के कारण या थोड़ा तुतलाने या हकलाने के कारण बोल नहीं पाता है या क्लासरूम में नहीं बोलता है, शांत रहता है, उसके आत्मविश्वास को हम थोड़ा बहुत जागृत करें। और आत्मविश्वास को जब हम जागृत करते हैं, तो वो बालक जो है बोलने लगता है या उच्चारण करने लगता है। तो ये जो शारीरिक दोष होते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो विद्यालय में आते हैं, तो उनके लिए रैंप बनवाना, जिनसे उन्हें सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने के समय होने वाली जो परेशानी है या कठिनाई है, वो उससे बच सके। विद्यालय में उनके लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था करना, जिससे वे सुविधाजनक तरीके से टॉयलेट का सदुपयोग कर सके। इसके अतिरिक्त उनके लिए पीने का पानी इत्यादि की व्यवस्था करना, विद्यालय में एक व्हील चेयर या कह सकते हैं अन्य साधनों का रखरखाव करना, संधारण करना और उनको समय समय पर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हैं, तो कुछ शारीरिक जो दोष होते हैं या क्षमताएं होती हैं, उनके प्रति हम सजग हो सकते हैं। और अगर उनके प्रति हम सजग हैं, तो निसंदेह रूप से उन अक्षमताओं को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन एक शिक्षक के रूप में हमारा ये प्रयत्न हो सकता है कि सीखने की प्रक्रिया में वह क्षमताएं बाधक ना हो, और यदि वह बाधक हो तो न्यूनतम हो। और ऐसे उपाय हम कर सकते हैं जिससे शिक्षण प्रक्रिया को अधिक से अधिक सरल बनाएं और इन शारीरिक दोष से ग्रस्त बालकों को मुख्य धारा में लाने का या मुख्य धारा में सम्मिलित करने का हम कार्य कर सकते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपनी शिक्षण प्रक्रिया को या अधिगम प्रक्रिया को हमें वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित रखना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि
कि बालक एक जैसे नहीं होते, बालक अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और अगर बालक भिन्न भिन्न हैं तो एक सामान्य अवधारणा है कि उनकी शिक्षा की प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। लेकिन प्रत्येक बालक के लिए एक विद्यालय, एक शिक्षक, एक पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं की जा सकती। ये व्यवहारिक नहीं है। और अगर ये व्यवहारिक नहीं है तो फिर व्यवहारिक क्या है? व्यवहारिक ये है कि हम अपनी सामान्य शिक्षा प्रणाली को संचालित करते समय वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए यदि सभी छात्रों की योग्यता, क्षमता, अभिरुचि, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति इत्यादि मानसिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए शिक्षा प्रणाली का संचालन करते हैं और वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण प्रक्रिया कि चाहे वो योजना बनाना हो, चाहे उसकी व्यवस्था करनी हो, चाहे उसका अग्रसारण करना हो, चाहे उसका मूल्यांकन करना हो, सभी कार्यों में यदि हम वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हैं तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा प्रक्रिया जो है वो समाज के लिए, समुदाय के लिए, राष्ट्र के लिए, बालक के लिए, सभी के लिए अधिक लाभदायक हो सकती है, अधिक उत्पादक हो सकती है और अधिक आकर्षक हो सकती है, अधिक सरल हो सकती है, अधिक सुबोध हो सकती है। और जो हम कहते हैं या मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बार बार ये कहा गया है कि शिक्षा एक नीरस प्रक्रिया नहीं है, वरन शिक्षा एक सरस प्रक्रिया होनी चाहिए। विद्यार्थी को या अधिगमकर्ता को शिक्षा प्रक्रिया में आनंद आना चाहिए और जब तक उसको आनंद नहीं आता है तब तक हम कह सकते हैं कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया में कहीं ना कोई दोष है या खामी है। उस दोष या खामी को दूर करने के लिए हम अपनी शिक्षा प्रक्रिया को वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित करके जब संचालित करेंगे तो जाहिर सी बात है शिक्षण प्रक्रिया सरस हो जाएगी, सरल हो जाएगी, सुबोध हो जाएगी और आनंद की वस्तु हो जाएगी। आगे हम इसी प्रकार अध्ययन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।